नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात कोरोना और कोरोना पर जारी सियासत की। जिस वायरस ने दुनिया भर में 3 लाख लोगों की जान ले ली, क्या वो वायरस मामूली सर्दी जुकाम जैसा हो सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, लेकिन एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान को यही लगता है। बयान आया तो विपक्ष शिवराज पर हमलावर हो गया, उधर सफाई का दौर भी शुरू हो गया है। एक तरफ कोरोना से जंग में इस तरह के बयान आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ सवाल यह भी है कि अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए केंद्र की तरफ से की जा रही कोशिशें और काम क्या छोटी टैबलेट जैसी हैं? कई सवाल होंगे जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास और बड़ा पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। जिस कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में करीब 3 लाख लोगों की जान ले ली, पूरी दुनिया में जिस वायरस से 25 लाख लोग आज भी जूझ रहे हैं, जिस वायरस की वजह से देश में मरीजों की तादाद 80,000 तक पहुंच गई और जिस वायरस ने भारत में 2,500 लोगों की जान ले ली, क्या वो वायरस मामूली सर्दी जुकाम जैसा है? ये बात सुनते ही आप हैरान रह गए होंगे कि कैसे एक महामारी की बराबरी मामूली सर्दी जुकाम से की जा सकती है। कम से कम मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को तो यही लगता है। दरअसल सीएम शिवराज एमपी के लोगों में ऊर्जा का नया संचार करना चाहते हैं। लोग कोरोना से ना डरें, इसके लिए वो लोगों में सकारात्मकता जगाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इसी कोशिश में उन्होंने कोरोना को मामूली सर्दी जुकाम जैसा बता दिया। और कह दिया कि ये भी सर्दी जुकाम की तरह है, चला जाएगा। सीएम का बयान आया तो फौरन विपक्ष ने बयान को हाथों हाथ लिया। पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने पूछ लिया, अगर कोरोना मामूली सर्दी जुकाम जैसा है तो देश में 2 महीने से लॉकडाउन क्यों है? बहुत ही हास्यास्पद बयान है मुख्यमंत्री जी का। ये डरो मत कोरोना से, या केवल सर्दी जुकाम है। इसका मतलब ये है कि जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 2 गज की दूरी बना कर रखो, उसकी जरूरत नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है, और बाकी सब चीजें फिर लोगों को परमिशन दो, जाने दो जहाँ जा रहा है। एक तरफ जहां एमपी में कोरोना का डर भगाने के लिए सीएम शिवराज उसे सर्दी जुकाम जैसा बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार की कोशिशों को छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने नाकाफी बताया। केंद्र की तरफ से 20 लाख करोड़ के पैकेज के ऐलान के बाद सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा। बघेल ने कहा कि देश को ऑक्सीजन की जरूरत है और मोदी सरकार ने देश के गरीबों, मजदूरों और उद्योगों को टैबलेट पकड़ा दी। किसी व्यापारी ने प्रतिक्रिया भी व्यक्त की कि अब जो एमएसएमई के जो उद्योगपति हैं, जो उसमें जुड़े हुए हैं, उसे ऑक्सीजन देने की जरूरत है और अभी सरकार टेबलेट दे रही है। तो जब ऑक्सीजन देने की आवश्यकता है तब टेबलेट दें, तो फिर मरीज की हालत क्या होगी, इसे समझा जा सकता है। अब सवाल यह है कि कोरोना पर सियासत क्यों हो रही है? शिवराज कोरोना को सर्दी जुकाम जैसा क्यों बता रहे हैं? सवाल यह है, क्या वाकई 20 लाख करोड़ का पैकेज ऑक्सीजन नहीं, सिर्फ टैबलेट है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या देश में सियासत ने महामारी को भी सियासत का महाविषय बना लिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सवाल सबसे बड़ा यही है कि कोरोना पूरी दुनिया में जान ले रहा है लोगों की, लेकिन भारत में इस पर जमकर सियासत हो रही है। सियासत पैकेज पर, सियासत कोरोना के आंकड़ों पर, कोरोना के लड़ने के तरीकों पर, कोरोना बीमारी की तासीर पर, इस पर जमकर सियासत हो रही है। खैर, एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहा है, खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, लेकिन डिबेट हम शुरू करें उससे पहले शिवराज सिंह चौहान के बयान पर कांग्रेस निशाना साध रही है, बीजेपी ने सफाई दी है। जरा रजनीश अग्रवाल, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो क्या कह रहे हैं जरा सुनते हैं, उसके बाद फिर हम डिबेट शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का कहने का अर्थ जो रहा है, वो लगातार यही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना को लेकर भय और दहशत का माहौल बनाने की आवश्यकता नहीं है, सतर्क और सावधानी रखने की जरूरत है।
और ये सच है, क्योंकि इस कोविड-19 के कारण जो रिकवरी है वो ज्यादा है, मृत्यु दर तो 2 अंकों में भी नहीं है। तो ये आपने सुना कि जरूरत किस किस चीज की है, जरूरत किस चीज की नहीं है, गोलमोल ही सही, लेकिन अब सफाई दी जा रही है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री, कांग्रेस के विधायक तरुण भानोट साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता जी, सीनियर लीडर है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ हरीश दिवेकर, एसोसिएट एडिटर हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ से, रायपुर से हमारे साथ कृषि और जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे जी जुड़ रहे हैं। और इसके साथ साथ सीनियर लीडर बीजेपी के विधायक शिवरतन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चर्चा में। लेकिन सबसे पहला सवाल उमाशंकर गुप्ता जी से। उमाशंकर गुप्ता जी, सर 3 लाख लोगों की जान पूरी दुनिया में कोरोना ने ले ली, 25 लाख एक्टिव केसेस हैं। भारत में आंकड़ा थम नहीं रहा है, रिकवरी रेट अच्छा हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन लगातार मामले सामने आ रहे हैं। और आपको भी लगता है क्या कि वाकई कोरोना सिर्फ सर्दी जुकाम जैसा ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं? नहीं, मुझे लगता है कि अगर इसमें राजनीति करना है तो कोई अलग बात है, लेकिन कोरोना से मध्य प्रदेश में भी देश के साथ साथ जिस प्रकार शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में सारी लड़ाई लड़ी जा रही है जनता के सहयोग से, संगठनों के सहयोग से, उस समय जनता में जो एक डिप्रेशन आ रहा है उसमें एक माहौल ठीक करने के लिए आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने भी 2-3 प्रयास किए, दीपक जलाइए, ताली बजाइए, कोरोना वायरस का स्वागत सम्मान करिए। मध्य प्रदेश में भी ये कार्यक्रम हो रहे हैं। अब आप यानी क्या चाहता है विपक्ष की शिवराज जी कहीं घर में घुस जाओ रे, बिल्कुल मर जाएंगे, ये हो जाएगा। कहने का अर्थ ये कि इसको भी भाई एक बीमारी है, इन शब्दों पर नहीं उसके भावार्थ पे जाना चाहिए और इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी कह रहे हैं, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, WHO भी कह रहा है कि कोरोना से डरो मत, लड़ो उससे। और कोरोना भी एक बीमारी के रूप में अब स्थापित होगा, उसका इलाज, वैक्सीन ढूंढना, ये करना और उसी के साथ रहना पड़ेगा, ये सब स्वीकार कर रहे हैं। शिवराज जी ने यही कहा कि भैया ये भी मान लो एक सर्दी जुकाम जैसा एक बीमारी है जैसी बाकी बीमारी होती है। अब इसमें क्या मुझे लगता है कि इसमें कौन सी गंभीरता खत्म होगी? कोरोना के प्रति कोई लड़ाई में उसकी व्यवस्था में लीडर हैं, उम्र में मुझसे बड़े भी हैं और हमने ही अपने बुजुर्गों से 2 कहावतें सुनी। पहली कहावत ये, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस फॉर्मूले से तो बयान ठीक है कि हमें डरना नहीं है, लेकिन दूसरी कहावत यह है कि कभी भी दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। आप दुश्मन को कमजोर बता रहे हैं, नतीजा कहीं ऐसा ना हो कि शिवराज जी के बयान से ओत-प्रोत होकर जनता सड़कों पर मदमस्त होकर घूमने लगे, फिर कैसे संभालेंगे गुप्ता जी? नहीं, ये गलतफहमी है। मध्य प्रदेश की जनता को इतना बेवकूफ मत समझिए, वो इन भावार्थों को समझते हैं अगर राजनीतिक स्थिति में हम नहीं ले तो। और जनता जिस प्रकार का समर्थन कर रही है और सरकार जिस प्रकार शक्ति से लॉकडाउन का पालन कराने की कोशिश कर रही है उनके हितों का संरक्षण करते हुए, उसके कहने के पीछे कोई उसको लाइटली नहीं है। उसके पीछे जो आपने पहला उदाहरण दिया वही है कि मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। उस वातावरण बनाने की कोशिश है कि एक बना रहे, एक आत्मविश्वास बना रहे, आत्मबलवाल बना रहे। आप देख रहे होंगे कई लोग विद्वानों का, मनोचिकित्सकों का, इनका कहना आ रहा है कि इस समय माहौल को ठीक रखने की ज़रूरत है। लोग लॉकडाउन में घर में हैं, डिप्रेशन में आ सकते हैं, उनका उत्साह बढ़ाने की ज़रूरत है। इस प्रकार के कार्यक्रम करिए। अनेक संस्थाएं ऐसे कार्यक्रम कर रही हैं। उस समय अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इससे डरो मत, इसको लाइटली लो, तो इसका मतलब उसकी गंभीरता खत्म होगी, ऐसे नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि कोरोना को हराने के लिए उसकी व्यवस्था में कोई प्रयास कम हुए होंगे। वो रोज़ मॉनिटरिंग हो रही है, उसकी रोज़ व्यवस्था हो रही है और सारे व्यवस्थाएं बदली हैं। सैंपल के जांच की कैपेसिटी बढ़ाई है, अस्पताल मेडिकल की व्यवस्था बढ़ाई है, तो उसमें कोई कमी नहीं आई है। वो उतनी गंभीरता से लिया जा रहा है, उसमें कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। गुप्ता जी, डिबेट 1 घंटे की मैं लौटता हूं आपके पास। ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है और ये मुझे लगता है कि किसी भी सीनियर व्यक्ति को, नेतृत्व को ये करना चाहिए। ठीक, गुप्ता जी आता हूं मैं आपके पास। तरुण भानोट साहब, सियासत में एक और कहावत है और वो लागू भी होती है कई मौकों पर, और वो ये है कि अच्छा अच्छा गप-गप, कड़वा कड़वा थू-थू। तो इसमें क्या हम वो बयान लें जो सीएम शिवराज का है, जिस पर गुप्ता जी कह रहे हैं कि आप उसी बयान को पकड़ कर बैठे हैं, उस पर सियासत हो रही है, या दरअसल पोयम का सेंट्रल आइडिया समझिए,
भाव समझिए कविता का कि सीएम साहब कहना क्या चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, एक कहावत मुझे भी याद आ रही है। जी बिल्कुल। कि व्यक्ति की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो उमाशंकर गुप्ता जी से मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी सरकार, जिसमें उमाशंकर जी का भी बड़ी बड़ी सहभागिता है, ये भी बेंगलोर में बहुत इनने आवाजाही की है। हमें तो उस समय ये डर भी लग रहा था कि कहीं आप भी उस संक्रमण में ना आ जाए, जब आप इसको डरोना बता रहे थे। पहले तो आप ये बताइए कि आपकी सरकार चाहती क्या है और कहती क्या है। आप इस संक्रमण से, जैसे पूरी दुनिया भयभीत है, डरी हुई है, आज ही का WHO का जो चीफ है उनका स्टेटमेंट था कि कोरोना हो सकता है कि कभी भी पूरी तरह से जड़ से समाप्त ना हो सके। आपने ताबड़तोड़ पूरे हिंदुस्तान में कर्फ्यू लगवाया, बंद करवाया, दूध की दुकान बंद, बच्चों के स्कूल बंद, मजदूरों के काम करने के ठेके बंद, दुकान बंद, सब बंद। तो ये आपने क्या बिना सोचे समझे इतना बड़ा कदम उठाया था, जिसके कारण आज हम इतना बड़ा एक पलायन देख रहे हैं हिंदुस्तान में, जो आज तक इतिहास में इसके पहले किसी भी दुनिया के कोने में दर्ज नहीं किया गया। माताएं बच्चों को जन्म दे रही है सड़कों पे। उमाशंकर गुप्ता जी, शायद आपने भी खबर देखी होगी। आज ही मैं इसी चैनल पे आपके जी पर देख रहा था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में, कि बड़वानी में आंदोलित हो रहे हैं लोग। जगह जगह पर दुर्घटनाओं में हमारे मजदूर भाइयों की, बहनों की मौत हो रही है। और मैं ये कहना नहीं चाहता हूं मुझे सर कि अफसोस है, दुख है, ऐसा क्यों हो रहा है। मैं सही कहूं उमाशंकर गुप्ता जी, हम सबको आज अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करना चाहिए कि अगर हम 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे हैं, आने जाने का साधन देकर उनके घर नहीं पहुंचा पा रहे उन कर्मवीरों को, और उनको सलाह उल्टी और दे रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, पैकेज की बात करते हैं, कहते हैं कि लोन ले लीजिए। आज मजदूरों के लिए मैं सुन रहा था, मुझे कल तो बहुत निराशा हुई। ये लगा कि जब एक पैकेज का ऐलान आज मजदूरों को ध्यान में रखकर हो रहा है, तो उसमें उनके लिए कुछ साधन जुटाने की बात होगी, बड़ी बात कोई होगी, घोषणा होगी, कल तो गलती हो गई थी, आज सुधरेंगे, ये कल के भूले घर को लौट कर आएंगे। तो ये कहते हैं कि हमने मजदूरों को सैनिटाइजर उपलब्ध करा दिए और चेहरे पर लगाने के लिए मास्क दे दिए। मास्क तो आप लोगों को लगा के घूमना चाहिए कि जनता आपको चेहरों को देखना नहीं चाहती है। और जहां तक रही माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान की बात, देखिए चेहरे कौन देखना चाहता है, कौन नहीं देखना चाहता, लेकिन हाँ ये इतना जरूर है कि मध्य प्रदेश में आज जो सियासी जोड़ी आई है, भनोट साहब इसमें पीड़ित हैं, वो दर्द एक बार फिर छलक आया। आज अगर भनोट साहब के सामने नाम के आगे पूर्व लगा हुआ है, की बात कर रहे हैं, मैं आ रहा हूँ भनोट साहब आपके पास। सियासत में पूर्व तो उमाशंकर जी के सामने भी लगा हुआ है। नहीं, पर राजनीति अपनी जगह, वो तो चुनाव से हुआ था भनोट साहब, वो तो चुनाव से हुआ था। आप ही कहते हैं कि हम तो अच्छी सरकार चला रहे थे, मैं सरकार गिरा दी। भनोट साहब मैं लौट रहा हूँ उस पर आपके पास। सरकार मुबारक हो भाजपा को। जी भनोट साहब मैं आ रहा हूँ, रायपुर से 2 मेहमान हमारे साथ हैं, अभी बहुत टाइम है सर। तो समझिए जी, आता हूँ भनोट साहब। सालों को तो देखिए, ये तो कम से कम उनके जले पे नमक नहीं छिड़की है कि ये कोई बीमारी नहीं है, सर्दी जुकाम है, हट जाएगा। मैं उस पर आता हूँ आपके पास। अभी बहुत से सवाल पूछने मुझे आपसे, दिमाग के साथ काम करना पड़ेगा। भनोट साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास। देखिए ये तो मध्य प्रदेश की बात हुई, लेकिन कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं है, ये हम सबने सुना है। लेकिन कोरोना को हल्के में भी नहीं लेना है, ये बात खुद केंद्र भी कहता है, राज्य भी कहते हैं, तमाम डॉक्टर्स, WHO और पूरी दुनिया यही बात कहती है। तो यहां तो ये चीज क्लियर हो गई। अब मैं जरा रायपुर चल रहा हूं। रायपुर में सरकार, कांग्रेस को केंद्र से एक ऐतराज है। चूंकि रविंद्र चौबे साहब हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं और उनसे बेहतर कृषि के मामलों में, किसानों के मामले में हमको और कौन बताएगा, पूरा जिम्मा इस वक्त चौबे साहब के पास है। मंत्री जी मैं आपके पास आ रहा हूं और मेरा आपसे सीधा सवाल, आज मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में एक शख्स के सवाल का जवाब देते हुए कहा, और उन्होंने कहा कि व्यापारियों की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है कि हम उम्मीद कर रहे थे ऑक्सीजन की, और वैसे भी कोरोना में सांस लेने में दिक्कत होती है, ऑक्सीजन की तो आवश्यकता है ही, तो ऑक्सीजन की हम उम्मीद कर रहे थे और हमको मिली छोटी टिकिया, एक टैबलेट। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि एक छोटी टैबलेट आपको पकड़ा दी गई, जबकि टोटल जो पैकेज है वो तो 20 लाख करोड़ का बताया जा रहा है। कई लोगों ने तो पहली बार इतनी बड़ी रकम पहली बार सुनी है। निश्चित रूप से आदरणीय आसिफ जी, 20 लाख करोड़ का जब पैकेज सुने तो हमें भी बहुत खुशी हुई थी। हालांकि 50 दिन बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पैकेज की घोषणा की। इतना दिन उन्होंने क्यों लगाया, ये दिल्ली की सरकार जाने, उनके पास क्या व्यवस्था थी, क्या व्यवस्था नहीं थी। लेकिन 20 लाख करोड़ का जब पैकेज आया तो हमें भी लगा कि
कुछ मिलेगा। कल जब आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जब उद्योगों के बारे में कुछ बातें कही तो लग रहा था कि उनके मन में है कि उद्योग चालू हो, उद्योगपतियों की मदद हो, आर्थिक क्षेत्र में काम हो, कुछ पैकेज की बात हो। हालांकि उनको कुछ दिया गया, लेकिन सब लोन के हिसाब से। एनपीए वाली बड़ी बड़ी उद्योगों को भी उन्होंने कहा कि आपको बगैर गारंटी के इतना पैसा दिया जा सकता है। तब भी लगा कि कल उद्योगों के पैकेज में कुछ संभावनाएं बन सकती है। लेकिन आज मैं कृषि मंत्री होने के नाते और किसान होने के नाते भी प्रतीक्षा कर रहा था। आप देखेंगे किसानों के लिए क्या घोषणाएं हुई। उन्होंने कहा कि 25 लाख केसीसी बनाए जाएंगे। एक स्टेट छत्तीसगढ़ में 3 लाख अतिरिक्त केसीसी हम लोगों ने बनवा दिया है। उन्होंने कहा कि लगभग 86,600 करोड़ का लोन किसानों को दिया जाएगा। सहकारी क्षेत्र में लगभग 29,500 करोड़ का लोन दिया जाएगा। ये तो अब व्यवस्था है। उन्होंने कहा नाबार्ड का सपोर्ट मिलेगा, ये लोन की बात है। 31 मई तक ब्याज मुक्त किया जाएगा। किसानों के लिए इतनी सारी बातें कही गई। अब मैं पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ के किसानों को तो ब्याज मुक्त लोन ऑलरेडी मिल ही रहा है। नाबार्ड का लोन हमारे यहाँ चल ही रहा है। ये जो हम 5,200 करोड़ लोन शॉर्ट टर्म का किसानों को देते हैं वो 0% ब्याज में देते हैं। तो केंद्र की ये सारी घोषणाएं जो हुई, वो घोषणाओं में किसानों को अतिरिक्त क्या मिला, ये प्रश्न है। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा जरूरत ऑक्सीजन की थी। प्रवासी मजदूरों के बारे में उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही। हमें भी लगता था सड़कों में जो देख रहे हैं, रोज आपके चैनल में दिखा रहे हैं आसिफ जी, आज ही हमने देखा आगरा से दिल्ली के बीच में एक मजदूर बैलगाड़ी में जुटा हुआ है। क्या देश ने नहीं देखा? हमने देखा औरंगाबाद में 19 लोग सड़क में रेलवे लाइन में कट के मर गए इसी मध्य प्रदेश में। क्या लोगों ने नहीं देखा? हमने देखा बालाघाट का एक मजदूर रामू 800 किलोमीटर अपनी गर्भवती बच्ची को, वाइफ को और बच्ची को लेकर के एक छोटी सी गाड़ी में खींचते। उन प्रवासी मजदूरों के लिए क्या है? 3 बातों की घोषणा प्रवासी मजदूरों के लिए किया गया। पहला कहा गया कि 2 महीने का राशन उनको 5 किलो 2 महीने का राशन प्रवासी मजदूरों को दिया जाएगा। हम छत्तीसगढ़ में 3 महीने का राशन 35 किलो गरीबों को दे चुके हैं। 2 महीने का आपके राशन से गरीबों की क्या मदद होगी? उन्होंने कहा एक राशन कार्ड एक देश, 1 नेशन 1 राशन कार्ड कब से लागू होगा? अगस्त से लागू होगा। उन्होंने कहा कि रेंटल हाउसिंग के लिए जो वो अफोर्ड कर सके प्रवासी, तो कब आएंगे और कब उनको हाउसिंग मिलेगा? इसके अतिरिक्त आपने क्या एक ही घोषणा 20 लाख करोड़ में किसानों को भी कुछ नहीं मिला, ये वाकई क्या टैबलेट है, प्रवासियों को भी कुछ नहीं मिला। मंत्री जी घोषणा आसिफ जी जी आसिफ जी जी मंत्री जी जी मंत्री जी आपके ही सहयोगी हैं शिवरतन शर्मा साहब, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी। उनसे पूछ लेता हूं मैं एक सवाल, फिर उस पर मनरेगा पर भी मैं आऊंगा। आपने कहा मनरेगा में नोट कर लिया, मैं आता हूं उस पर। चौबे साहब मैं आता हूं आपके पास। शिवरतन शर्मा जी आपसे, हालांकि मंत्री जी एक बात है, जब आपको मध्य प्रदेश के रामू का नाम याद है तो फिर हमें छत्तीसगढ़ के जमलो मड़कम का भी नाम याद होना चाहिए। 12 साल की वो बच्ची, 13 साल की वो बच्ची जो तेलंगाना से पैदल चलकर आई थी। मैं इसमें सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूं कि वो चाहे छत्तीसगढ़ का मामला हो जहां एक 14 किलोमीटर अपने घर से पहले बच्ची डिहाइड्रेशन से मर जाती है, वो चाहे रामू हो, या फिर इंदौर में बैल की जगह जुता हुआ एक मजदूर, ये सारी घटनाएं बहुत दुखद हैं। मैं शिवरतन शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं और आपसे मेरा एक सवाल, 20 लाख करोड़ का जब हम जिक्र सुनते हैं, जैसा मंत्री जी ने भी कहा, तो मन में एक विचार ये आता है कि अब सब ठीक होगा, सब बढ़िया हो जाएगा, इतना बड़ा पैकेज है, देश पटरी पर लौट आएगा। लेकिन इसमें से एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो लोन का आपने उसमें शामिल किया है। लोन का सीधा मतलब है कि लो और उसे फिर 3, 4, 5, 6 महीने बाद या 1 साल बाद आपको चुकाना पड़ेगा। इसमें कहीं भी वेवर नहीं है, इसमें आपने कोई माफी नहीं की। आपको लगता है कि यह स्थिति है इस वक्त किसानों की या उद्योगों की, उद्योगपतियों की, कि वो लोन लेंगे? आपको लगता है कि उनको वेवर की जरूरत थी, माफी की जरूरत थी या लोन की जरूरत थी? आवाज नहीं आ रही। देखिए, छत्तीसगढ़ में कोरोना की दृष्टि से जो भी हो रहा है वो केंद्र की सरकार दे रही, और 20 लाख करोड़ का जो पैकेज केंद्र की सरकार ने घोषित किया है, इसका लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को मिलना है। लघु और कुटीर उद्योग को मिलना है, किसानों को मिलना है, श्रमिकों को मिलना है, रेहड़ी और पटरी में बैठने वाले मजदूरों को मिलना है।
मैं तो खाली आपके माध्यम से भाई आदरणीय रविंद्र चौबे जी से पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की घटनाएं उनको याद है, आपने जमलों का नाम लिया, परमिट लेकर के एक व्यक्ति इलाज के लिए आ रहा था, परमिट के बाद उसको प्रदेश में प्रवेश नहीं करने दिया गया और हार्ट अटैक से उमेश मिश्रा की मौत हो गई। इसके साथ साथ हजारों की संख्या में छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे मजदूर पैदल चल के आए, छत्तीसगढ़ के रहने वाले, उनको छत्तीसगढ़ में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। कोई देवरी बॉर्डर पे रुका हुआ है, कोई अमरकंटक बॉर्डर पे रुका है, कोई चिल्फी बॉर्डर पे रुका हुआ है और वहां लोग परेशान हैं, उनको खाने को नहीं मिल रहा है और सरकार मध्य प्रदेश की चिंता कर रही है। छत्तीसगढ़ के जो मजदूर बॉर्डर में हैं उनको लाने के लिए चिंता क्यों नहीं कर रही है सरकार? ये शिवरतन शर्मा जी, मैं पैकेज पर बात कर रहा था, आप अभी कोरोना की स्थितियों पर बात कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा, उसके बाद मैं फौरन आप ही के पास सबसे पहले आ रहा हूं और हम ये बात करेंगे जो पैकेज पर सवाल उठाया गया है, उस पैकेज से क्या वाकई अर्थव्यवस्था को कोई फायदा नहीं होने वाला है तो कितना होने वाला है? वेवर का जिक्र हो रहा है, लोन दिया जा रहा है, इस पर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहा है।
ब्रेक के बाद हाजिर आप देख रहे हैं आपकी आवाज, और आपकी आवाज में आज हम बात कर रहे हैं कोरोना के आंकड़ों की, कोरोना बीमारी की आप इंटेंसिटी कहिए, तासीर कहिए, उस पर क्योंकि सवाल इसलिए उठ रहे हैं। कांग्रेस सीधा आरोप लगा रही है कि दरअसल शिवराज सिंह का बयान जिसमें कोरोना को मामूली सर्दी जुकाम से उसकी तुलना की गई, ये गलत है, इसका गलत संदेश जाएगा। कांग्रेस ने सीधा सवाल पूछा है कि अगर सर्दी जुकाम जैसा ही है कोरोना, तो फिर देश 2 महीने से लॉकडाउन में क्यों है? लोगों को 2 गज की दूरी बनाने के लिए क्यों कहा जा रहा है? और छत्तीसगढ़ से जो खबर है, छत्तीसगढ़ से खबर ये कि 20 लाख करोड़ का पैकेज और ये तमाम कोशिशें, ये ऊंट के मुंह में जीरा है। मांगी थी ऑक्सीजन, मिली छोटी टैबलेट, ये कांग्रेस का कहना है। नतीजा बीजेपी अब उस पर पलटवार कर रही है। दोनों प्रदेशों से, भोपाल और रायपुर, दोनों राजधानियों से हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है और आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि चाहे भानोट साहब हो, शिवरतन शर्मा जी हो, गुप्ता जी हो या रविंद्र चौबे साहब, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखते हैं 56.1% की टीआरपी है। पूरा मध्य प्रदेश, पूरा छत्तीसगढ़ यही चैनल देखता है और आप भी हमारे साथ लगातार बने रहिए। हरीश दिवेकर हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं शिवरतन शर्मा जी, वादे के मुताबिक आपके पास आ रहा हूं, आपका जवाब अधूरा है और मैंने आपसे पूछा था पैकेज पर सवाल और आप बताने लगे सर कोरोना की फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी जरूरी है, लेकिन कांग्रेस ने पहला सवाल जो उठाया है वो उठाया है पैकेज पर। कहा है आपका होगा बड़ा पैकेज ये, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा है। देखिए 10,00,000 रुपए तक का रेहड़ी वालों को लोन देने की व्यवस्था करना, 50 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा। 2 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था किसानों को ऋण देने के लिए व्यवस्था करना, क्या इसका लाभ किसानों को नहीं मिलेगा? मनरेगा के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करना, क्या इसका लाभ मजदूरों को नहीं मिलेगा? ठीक, सारी 20 लाख रुपए की जो 20 लाख करोड़ की जो पैकेज घोषित किया गया है, इसका लाभ प्रदेश के और देश के सामान्य जन को मिलने वाला है। लॉकडाउन के दौरान जो व्यवसाय बैठ रहा था, जो मजदूरों के पास पूंजी खत्म हो गई थी, उनको सारी सुविधा के माध्यम से अपने व्यवसाय को, अपने छोटे मोटे काम को शुरू करने का अवसर मिलेगा। तब मैं रविंद्र चौबे जी से निवेदन करूंगा कि उनको यह विचार करना चाहिए, केंद्र ने तो कुछ दिया है, प्रदेश ने इसके लिए क्या किया ये बता दें। तो वो तो आपसे पहले ही पैसा मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे जीएसटी का पैसा दे दीजिए, वो कह रहे हैं कि खनन की जो लेवी अतिरिक्त आपके पास है वो दे दीजिए। वो तो खाली 30,000 करोड़ का पैकेज मांग रहे हैं। और स्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना की दृष्टि से जो भी व्यवस्था की जा रही है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है। प्रदेश सरकार की भूमिका शून्य है, सिर्फ पैसे मांगने का, सिर्फ और कोई काम प्रदेश की सरकार नहीं कर रही। मैं रविंद्र चौबे साहब से इसका जवाब लूंगा कि जो कोरोना के आंकड़े हैं या जो स्थितियां हैं, क्या वाकई केंद्र की मेहरबानी है? चौबे साहब मैं आपके पास लौट रहा हूं, लेकिन उससे पहले उमाशंकर गुप्ता जी आपके पास फिर मैं आ रहा हूं। और उमाशंकर गुप्ता जी, मेरा आपसे एक सवाल, मेरे एक कारोबारी मित्र हैं, व्यापारी मित्र कह लीजिए, उनकी एक बड़ी वाजिब चिंता है और उन्होंने कहा कि बीजेपी का जब कोई बड़ा नेता जुड़े तो आप उससे जरूर ये सवाल पूछिएगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल फैक्ट्री चलाते रहना, प्रोडक्शन चलता रहे, इसके लिए हमको वेवर की आवश्यकता थी। इसके लिए जरूरी यह था कि आप डिस्कॉम कंपनियों को तो बजट दे रहे हैं 90,000 करोड़ का, लेकिन डिस्कॉम कंपनियों को यह निर्देशित नहीं कर रहे हैं कि इस पूरे लॉकडाउन पीरियड में जो फिक्स चार्जेस हैं बिजली के, वो आप वापस ले लें या उसको कम करें, आधा करें या खत्म करें। उनका कहना है कि आप हमें लोन दे रहे हैं, लोन तो हमको वैसे भी इंडस्ट्रियल आधार पर मिल जाएगा, लोन लेने की स्थिति में अभी वो नहीं है। उनका यह कहना है कि आप हमको छूट दीजिए, वेवर दीजिए, आप लोन मत दीजिए। देखिए आसिफ जी, लोन आसानी से नहीं मिलता बिना गारंटी का। सरकार ने एक तो घोषणा की है कि आपको कोई गारंटी नहीं और लोन मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर कुछ सुझाव आए जैसा आपने कहा है, और भी अगर कोई कठिनाई है तो कभी दरवाजे बंद नहीं हो गए ना, सब आखिरी हो गया है। और भी जो सुझाव आएंगे वो जरूरी होगा, सरकार की और प्रधानमंत्री जी उस पर विचार करेंगे। लेकिन आप एक बात ये ध्यान रखिए कि 20 लाख करोड़ 10% ऑफ जीडीपी, दुनिया ने इसको सराहा है। अगर कांग्रेस के साथियों को नहीं दिख रहा तो मुझे ताज्जुब है। अभी आदरणीय चौबे जी ये कह रहे थे, बड़े वरिष्ठ नेता हैं, मेरे मित्र भी हैं, कि हम जो दे रहे हैं वही केंद्र ने दिया है। अरे केंद्र अगर आपको वो सब्सिडी आपको अगर दे देगा तो आप और दे दीजिए ना, जो देना चाहते हैं। केवल राजनीति करना, ये अगर लक्ष्य है, 20 लाख करोड़ कोई मामूली बात है क्या? और अगर ये दिया है और कोई एक नहीं कह दिया कि फाइनल, फुल एंड फाइनल है, जो ज़रूरत होगी इसको पूरा करेंगे।
और ये एक जो बात हमारे मित्र तरुण भनोट जी ने की थी, जब आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं, ये क्या करना चाहिए था? आप कह रहे हो लॉकडाउन में मध्य प्रदेश में ये हो गया, श्रमिकों का ये हो गया, यहाँ आपकी सरकार है कांग्रेस की, वहाँ क्या हो रहा है? ये राजनीति करने से नहीं होगा। और अगर बेंगलोर की आपको चिंता है तो क्यों गए? आपके 22 के साथ ही 6 मंत्री छोड़कर गए। आप वित्त मंत्री थे, आप स्वास्थ्य मंत्री थे, महीने भर कोरोना के लिए आपने क्या किया? केवल अपनी सरकार बचाने के चक्कर में बने रहे आपने कुछ नहीं किया। मध्य प्रदेश को धकेल दिया कोरोना के चक्कर में भी। शिवराज जी ने आते से ही, शपथ लेते से ही, रात से ही काम शुरू किया है। कोरोना की स्थिति को हम संभाल पाए हैं कुछ? मध्य प्रदेश जो अगर बिगड़ा है तो उसकी जवाबदारी तरुण भनोट जी, आपकी कांग्रेस की सरकार है। बड़े भारी आरोप लगा दिए सर आपने गुप्ता जी के बाद भी हार्ट इनका जवाब तो ले लूं। सरकार को बचाना चाहते थे, जनता की आपको चिंता नहीं थी। कोरोना के बारे में एक शब्द आपने नहीं कहा। और अगर भाजपा की सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान ने आके सारी व्यवस्था संभाली और उसके कारण अब हम नियंत्रण पा रहे हैं। ठीक, गुप्ता जी मैं आपके सवालों का जवाब ले लेता हूं। भनोट साहब, मैं जानता हूं कि मैं सवाल इस वक्त कुछ भी पूछूं आप बेंगलुरु का जिक्र करेंगे, आप उस वक्त मंत्रियों के बेंगलुरु जाने का जिक्र करेंगे, लेकिन फिर भी अपना फर्ज मैं निभा रहा हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं गुप्ता जी, क्योंकि देखिए सरकार गिरने बरने पर मेरी डिबेट नहीं है। गुप्ता जी ने जो बात कही, उन्होंने ये कहा कि लोन मिलेगा तो फायदा होगा और इतनी आसानी से बिना गारंटी के लोन मिलता नहीं है। बिल्कुल असली बात बता रहा हूं मैं आपको भनोट साहब, आपकी सरकार रही हो या फिर गुप्ता जी की सरकार रही हो, कैसे योजनाएं बनी कि युवा को लोन दो, वो अपना स्वरोजगार शुरू करे। और इन्होंने कहा था कि मामा की गारंटी है, आपने कहा हमारी गारंटी है, और उसके बाद हमने खबर दिखाई है कि युवा बैंक जाता है खाली हाथ लौटता है। वहां नहीं चलती किसी मामा की गारंटी और किसी की। बिना गारंटी के लोन मिलना वाकई बहुत मुश्किल है, और आप अगर लोन दिला सके, मेरा मतलब केंद्र सरकार से है, तो फिर मानेंगे हम कि हाँ ये कुछ राहत है व्यापारियों के लिए। कहने से नहीं होगा। उमाशंकर गुप्ता जी को ने जो प्रश्न उठाए हैं वो अंदर से बड़े, मुझे ऐसा लगा कि उनको नाराजगी महसूस हुई। तो मैं मान सकता हूं कि राज्य सरकार और कई बार ऐसा होता है उनकी बातें नहीं उमाशंकर जी, सवाल मुझसे है, आप चाहिए अगर तो बेहतर कोई होगा। प्रदेश की सरकार किसी भी पार्टी की हो, आसिफ भाई, सरकार अगर गारंटी दे रही है, एक बार सुन तो लीजिए सर, आपने कुछ आरोप लगाए थे, कुछ सवाल पूछे थे प्रधानमंत्री और देश आसिफ भाई, अगर गुप्ता जी प्लीज, गुप्ता जी एक मिनट, मैं बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? अरे गुप्ता जी अब तो सरकार भी चलेगी तरुण जी की, उनकी बात तो सुन लीजिए सर एक बार। तरुण जी बोलिए। देखिए, मेरी सरकार नहीं थी, जनता की चुनी हुई सरकार थी, और एक खरीदी हुई सरकार उसके बदले में बनी है जो बहुत अल्प समय के लिए है, इसलिए हमें उसकी चिंता नहीं है। आदरणीय गुप्ता जी, आपको मैं थोड़ा सा झंझोड़ना इसलिए चाहता हूं कि आपका दिमाग में सही बात आ जाए। जिनके साथ आप तुलसीराम सिलावट जी के साथ रुके हुए थे वहां पर, वो मध्य प्रदेश के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थे, और इस डील के तहत आपने उनको जल संसाधन मंत्री अपनी सरकार में बना लिया। डील क्या हुई इस पे आज चर्चा नहीं, क्योंकि आज विषय अन्य है और गंभीर है। ये बात तो यहाँ खत्म। मैं तो आपसे, मेरे मित्र, सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बड़े ज्ञानी हैं आप, कि मुझे ये बता दीजिए, ये 20 लाख करोड़ का जो आपकी केंद्र की सरकार ने पैकेज तथाकथित दिया है, भारत में रिजर्व बैंक के द्वारा कितने लाख करोड़ रुपए की करेंसी प्रचलित है? ये जवाब आपके पास है तो मुझे जरूर दीजिएगा। आपके पास होगा नहीं, मैं बता देता हूं। 17.5 लाख करोड़ की तो कुल करेंसी हिंदुस्तान में प्रचलित है। आपने कहा हम 20 लाख करोड़ का पैकेज दे रहे हैं। मैं थोड़ा बहुत वित्त को जानता हूं, आप ज्यादा जानते होंगे। आपका आउटगोइंग 1 रुपए का नहीं है केंद्र सरकार का। आप मजदूर को बोलते हो, आप एमएसएमई के लोगों को बोलते हो, आप उद्योगपतियों को बोलते हो, आप व्यापारियों को बोलते हो, जाइए कर्जा ले लीजिए, हम तो ब्याज लेंगे। अरे सिर्फ इतना कर दीजिए गुप्ता जी, आप कर्जा नहीं दीजिए। जिस दर पर कर्जा व्यापारियों ने हिंदुस्तान के लिया हुआ है, पढ़ने लिखने वाले नौजवानों ने लिया हुआ है, बाकी लोगों ने लिया हुआ है, सिर्फ उसकी मात्रा घटा दीजिए। जहां आप 10% का कर्जा ले रहे हैं, उसको आप 2 साल के लिए सिर्फ 4% कर दीजिए। भारत के लोग तो पहले से आत्मनिर्भर हैं, स्वावलंबी हैं, स्वाभिमानी हैं। कोई बुलेट ट्रेन आपकी नहीं चल रही है जो आप सपना दिखा रहे थे। 15 लाख किसी के खाते में नहीं आए हैं। सड़क पर अपनी माँ का, अपने बेटे का, अपने बुजुर्ग के पिता का बोझ लेकर चल रहे हैं। आप खाना नहीं खिला पा रहे हैं, आप चप्पल जूता उनके पैर में नहीं दे पा रहे हैं, आप गाड़ी से उनको घर नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आप उनको आत्मनिर्भर होने का सबक सिखा रहे हैं। वो तो आत्मनिर्भर भी है, स्वावलंबी भी है, स्वाभिमानी भी है। आपको वो सड़क पर चलकर इस भरी तपती हुई गर्मी में आपका चेहरा दिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं।
देखिएगा बड़ा विभत्स चेहरा आपकी सरकार का, केंद्र की और मध्य प्रदेश राज्य की आपको नजर आएगा। और दावे के साथ इसी चेहरे से याद आया जब मैंने आपसे कहा था कि आपकी सरकार चली गई, आपने कहा हमारी सरकार नहीं है, जनता की सरकार है, तो सरकार का एक चेहरा तो कम से कम होता है ना। उस चेहरे के तौर पर ही मैं कमलनाथ जी को और आपको देखता हूं। खैर उस पर उसे अलग उसमें मत ले जाइएगा। हरीश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। हरीश जी मेरा आपसे एक सवाल, एक कंफ्यूजन बहुत बड़ा है। कंफ्यूजन इस वक्त ये है, देखिए आप मार्केट में पैसा देंगे, भनोट साहब आता हूं आपके पास, भनोट साहब 20 लाख करोड़ रुपया लाएंगे कहां से? जी वही पूछ रहा हूं, भनोट साहब वही पूछ रहा हूं। भनोट साहब एक मिनट। हरीश जी देखिए जो कंफ्यूजन है वो इस वक्त ये है कि मार्केट में आपको कहीं ना कहीं से तो पैसा डालना पड़ेगा, तभी वो फ्लो करेगा, तभी वो क्रय शक्ति बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, फिर वो हमारी साइकिल पटरी पर लौट आएगी। तो उसके लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज है। तरुण जी कह रहे हैं इतनी तो हमारी कुल प्रचलित करेंसी नहीं है। वो एक उनका एक तर्क है और मजबूत तर्क है। वो आंकड़ा मुझे नहीं पता था, मुझे खुद नहीं पता था ईमानदारी से। लेकिन मेरा आपसे जो सवाल है वो ये कि इस 20 लाख करोड़ में से बहुत बड़ा हिस्सा लोन के तौर पर है। तो लोन के तौर पर जब बैंक के पास होगा तब वो लोन देंगे, ये बात सही है। लेकिन जब लोन ही लेना है तो फिर वो किस तरह से राहत हो गया? राहत हम बार बार जो कह रहे हैं कि या तो आप ब्याज माफी करिए या ब्याज आधा करिए या लोन घटाइए, कम करिए, कुछ तो उसमें कम करिए। वेवर नहीं है वो। आसिफ जी आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, जिस तरह सरकारें घोषणा करती हैं, जिस तरह सरकारें वादे करती हैं और जब उसका पिटारा खुलता है तो कुछ और निकलता है। तो उसी तरह का एक बोनंजा पैकेज दिखाया गया है। इसकी मैदानी हकीकत क्या आएगी ये तो समय बताएगा, लेकिन ये बात हकीकत है कि अब आर्थिक पटरी पर लाना है प्रदेश को, देश को, तो उसके लिए कुछ बड़ा करना होगा। जो अभी किया गया है कि एमएसएमई इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन जो श्रमिक है, जो मजदूर है, जिस तरह से प्रताड़ित होकर चल रहा है उसके लिए बात नहीं की गई है। पैसा तो वहीं से बाइंग कैपेसिटी से आएगा। जो प्रोडक्शन की बात की जा रही है, आज वेयर हाउसेस जो जैसा पिछले उसमें भी कहा था अपने कार्यक्रम शो में, मैं इंदौर की बात करूंगा, 30,000 करोड़ का माल वेयर हाउसेस में बंद है। ऐसा पूरे देश में, प्रदेश के अन्य जिलों में भी स्थिति है। जब वो बिकेगा ही नहीं, जो प्रोडक्शन होगा वो कहाँ जाएगा? मार्केट में पैसा, कैश फ्लो का बहुत बड़ी स्थिति हो रही है। ट्रेडर्स जो है पूरी इकोनॉमी को चलाते हैं, ना इंडस्ट्रियलिस्ट चलाते हैं, ना बाइंग के। जब तक ट्रेडर्स का माल का फ्लो नीचे नहीं जाएगा, कैश फ्लो नहीं आएगा, तब तक पूरी साइकिल रन नहीं हो पाएगी। तो ट्रेडर्स दुखी है। जैसा आपने एक बात कही आसिफ जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि इंडस्ट्री को जो फिक्स चार्ज बिजली का आ रहा है, तो जो पैकेज दिया उसमें बात ही नहीं की गई। मेरी इंडस्ट्रियलिस्ट से बात हुई, उनका कहना था कि हम इंडस्ट्री चलाते हैं तो 8 लाख रुपए बिल आता है, नहीं चलाते तो 5 लाख रुपए बिल आता है। तो बोले बंद पड़ी तो 5 लाख रुपए फिक्स चार्ज ही इतना है। तो ऐसी कई समस्याएं जिन पे फोकस होना था, जिन पे बात होनी थी, जिससे इंडस्ट्रियलिस्ट बाहर आता, उस पर बात नहीं हो। पैकेज को एक गोलमोल करके बनाया गया है। हालांकि अभी हम इतनी जल्दी एकदम आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जाना चाहते क्योंकि ये सामने आ ही जाएगा। लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट बता रहे हैं उनका कहना है कि ये अब सब हवाबाई है, क्यों हमें लोन देने की बात कही, लोन तो हमें मिल ही जाएगा। ठीक है हरीश जी, देखिए हमारा तो काम ही यही है कि सरकार तक हम जनता, आम आदमी, व्यापारियों की बात पहुंचाएं। ये मंच इसीलिए है और इस मंच का इसीलिए सबसे बेहतर उपयोग हो भी रहा है। मैं लौट रहा हूं हरीश जी आपके पास। शिवरतन शर्मा जी, इससे पहले कि मैं चौबे साहब के पास जाऊं, मेरा आपसे एक सवाल, और चौबे साहब प्लीज आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मेरे आंकड़े दुरुस्त नहीं है। शिवरतन शर्मा जी, अगर आप प्रदेश के हक का पैसा उसको नहीं देंगे, आप उसको कोरोना के लिए जो वो राहत पैकेज मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं 30,000 करोड़ का, 4100 करोड़ की तो मेरे ख्याल से शायद अतिरिक्त लेवी पड़ी है अभी जो खनन के रूप में आपके पास है, वो अपने हक का पैसा मांग रहे हैं। अगर आप वो नहीं देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? और आप बाद में कहते हैं कि केंद्र ही पूरा काम कर रहा है। जब पैसा आपके पास है तो काम भी तो आप ही करेंगे। खाली पेट भजन ना उपाय गोपाला। देखिए, प्रदेश का हक जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट उस हक को पूरी तरह से देगी, उसके लिए प्रदेश सरकार निश्चिंत है। और अभी एक बड़ा पैकेज मनरेगा के रूप में लगभग 700 करोड़ रुपए का केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को दिया है। और आपने जो बात की कि भूखे भजन न होए गोपाल, मैंने पहले भी कहा था, फिर बोल रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में आज जो भी व्यवस्था हो रही है वो केंद्र के भरोसे हो रही है। माननीय चौबे जी ने कहा कि हम बिना ब्याज के लोन देते हैं, ये व्यवस्था भी डॉक्टर रमन की सरकार थी, तो डॉक्टर रमन की सरकार में ही शुरू हुई थी। किसानों का तो वास्तव में भूपेश बघेल जी की सरकार ने, माननीय नवीन चौबे जी कृषि मंत्री हैं, इनने खाली झुंझुना पकड़ाने का काम किया। किसानों का कर्ज मुक्ति की बात थी, आज भी 30% किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। किसानों को 2500 रुपए क्विंटल में उनकी पूरी उपज खरीदने की बात थी, विधानसभा में ये विषय रख चुके हैं। तो ये 21 मई को जो योजना आ रही है उस पर भरोसा नहीं क्या आपको शिवरतन शर्मा जी?
नहीं, मेरा आसिफ जी कहना यह है कि किसानों का पूरा धान ही नहीं खरीदा गया। किसान अपने 25% धान को बेचने से वंचित रह गए। किसानों का पूरा धान ही नहीं खरीदा गया, पहली बात। और दूसरी बात, किसान का रकबा कम कर दिया गया, 10% रकबा काट दिया गया। किसानों के पूर्ण कर्जे की माफी करने की बात। शिवरतन शर्मा जी, आपकी ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है सर। मैं चाहता हूं कि आपकी आवाज कार्यक्रम है, उसमें आवाज कम से कम दुरुस्त रहे, लोग देख सकें, सुन सकें। थोड़ी सी आपका मैसेज क्लियर नहीं आ रहा है। जब तक वो टेक्निकल चीज हम ठीक करते हैं, इसका जवाब मैं रविंद्र चौबे जी से ले लेता हूं, और उसके बाद शिवरतन शर्मा जी मैं फौरन आपके पास आ रहा हूं। टीम से कहता हूं कि वो थोड़ी सी ऑडियो देख लें, क्या दिक्कत है उसमें। रविंद्र चौबे साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। कोरोना के आंकड़ों को देखें तो छत्तीसगढ़ में बड़ी सुखद स्थिति है। ईश्वर की कृपा से अभी तक किसी की भी मृत्यु नहीं हुई छत्तीसगढ़ में। पहली बात, अच्छी खबर यह है कि आज सूरजपुर से एक मरीज और ठीक हो गया। सिर्फ 3 एक्टिव केसेस हैं और अब तक 59 में से 56 लोग ठीक हो चुके हैं। बहुत बेहतरीन आंकड़े हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आंकड़े इसी तरह से रहेंगे। पिछले 9 दिन से कोई मामला सामने भी नहीं आया। लेकिन सवाल ये आपकी मेहनत है या केंद्र की? शिवरतन शर्मा जी तो ये तमगा अपनी छाती पर लगा रहे हैं। आसिफ जी, श्रेय लेने की बात यहाँ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने अगर इसको रोकथाम करने में सफलता हासिल की है तो आपको आदरणीय मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहिए, पहली बात। और जहां तक कोरोना के रोकथाम की बात है, पैकेज की बात हो रही है, आदरणीय शिवरतन जी, छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए हमने क्या दिया क्या नहीं दिया, इस पे बहस करना चाहते हैं तो एक दिन आसिफ जी आपके चैनल में एक दिन और बुला लीजिए, उसमें सारी बातें कहेंगे। स्वागत है आपका हमेशा। 2-3 बातें प्रमुख है। देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं जी। उन्होंने जब 20 लाख करोड़ की पैकेज की घोषणा की तो हमें बड़ी उम्मीदें थी, जैसा मैंने कहा। और इस पैकेज में आप सारी चर्चा के बाद आज आप निकाल लीजिएगा 19,50,000 करोड़ रुपया के बारे में जो योजनाएं बनाई गई हैं वो केवल लोन है, ऋण है, सपोर्ट कुछ नहीं है, रियायत कुछ नहीं है। दूसरी बात, प्रचलित योजनाएं जो है केंद्र सरकार की उसको शामिल करके अगर आप खाद्यान्न दे रहे हैं, अगर आप केसीसी बनवा रहे हैं, आप किसानों को लोन दे रहे हैं, आप मकानों के लिए, आप गरीबों के लिए अफोर्ड करने वाली मकान बनाएंगे जो रेंटल में वो ले सकेंगे, आप एक कार्ड राशन कार्ड में राशन देंगे, ये सारी योजनाओं का अगर आप समावेश कर रहे हैं तो ये तो केंद्र की और राज्यों की प्रचलित योजनाओं हैं। तो अगर आपको इन्हीं प्रचलित योजनाओं के लिए 20 लाख करोड़ की घोषणा करनी थी तो केंद्र सरकार की सारी बजट की घोषणा आप कर देते, हम और ज्यादा खुश हो जाते कि हमारे पूरे बजट को आपने इस योजना के लिए लागू किया है। आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह रहे, लेकिन उम्मीदें जो शिवरतन शर्मा साहब मजदूरों के लिए अभी पहुंच पा रहे, लेकिन जहां तक मैं उनके मन को पढ़ पाया वो ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि अगर ये 2500 रुपए का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल आप धान का अब तक दे चुके होते, इसके साथ ही अगर आप पूर्ण धान खरीदी कर चुके होते, क्योंकि ऐसे कितने किसान हैं, सैकड़ों किसान, हजारों किसान ऐसे जिनके पास पर्ची है खरीदी केंद्र की लेकिन धान नहीं खरीदा गया, तब तक लॉकडाउन आ गया, फिर सारी समस्याएं हो गई। ये पैसा अगर किसान की जेब में पहुंच गया होता, आज वो कोरोना से लड़ने में बेहतर स्थिति में होता। शायद शिवरतन शर्मा जी ये पूछना चाह रहे थे। आदरणीय आसिफ जी, आदरणीय आसिफ जी, छत्तीसगढ़ के किसानों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर और छत्तीसगढ़ के सरकार के ऊपर पूरा भरोसा है। पिछले साल भी हमने 2500 रुपया क्विंटल दिया था, इस साल नहीं देने का कारण है केंद्र सरकार ने कहा कि 1815 रुपया से ज्यादा अगर किसानों को 1 रुपया भी राज्य सरकार देगी तो हम आपका चावल नहीं खरीदेंगे। हमको हमारे किसानों को 2500 रुपया देना था, इसलिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के नाम से 21 तारीख को हम अपने किसानों के खाते में पैसा डाल रहे हैं। केंद्र सरकार के अड़ंगा के कारण किसानों को पैसा नहीं गया। और आपने जहां तक कहा हमारी मांग है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 30,000 करोड़ की मांग की है, आप ना दें, लेकिन हमारा जीएसटी का पैसा, हमारे माइनिंग सेस का पैसा, हमारे रॉयल्टी का पैसा, हमारे रोजगार गारंटी का पैसा जो हमारा अधिकार है, ये तो आपको देना पड़ेगा ना। और छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों को जो मदद कर रही है वो अपने संसाधनों से कर रही है। चौबे जी, इस पर एक सवाल जरूर है। राजीव गांधी की 21 तारीख को आप जो योजना शुरू कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन 26 जनवरी भी गई, गणतंत्र दिवस था, अगर योजना उस दिन शुरू हो जाती तो कोरोना से पहले क्योंकि योजना तो आ ही रही है ना, 21 मई को आ रही है, अच्छी बात है, लेकिन अगर ये 26 जनवरी को आ जाती तो कोरोना से पहले पैसा पहुंच जाता। उस पर समिति बहुत पहले बन गई थी। हरीश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरा आपसे एक सवाल, ये बड़ा वाजिब सवाल है कांग्रेस शासित राज्यों का,
उनका कहना है कि जीएसटी का पैसा, स्टेट के हक का पैसा बीजेपी की सरकारें चाहकर भी सवाल नहीं पूछ सकती। जो सवाल पूछ रही हैं वो कांग्रेस सरकारें पूछ रही हैं। उनका कहना है आपने वैट खत्म किया, ठीक है, जीएसटी आपके पास है, लेकिन हिस्से का पैसा तो पहुंचाइए, वो भी उस मुश्किल दौर में। बिल्कुल आसिफ, आपने सही कहा। और ये मैं बताना चाहूंगा, जब जीएसटी लाने की बात चल रही थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, तब राघव जी वित्त मंत्री थे, राघव जी वित्त मंत्री थे तत्कालीन, उन्होंने कड़ा विरोध किया था भाजपा ने। शिवराज जी सीएम थे और विरोध के बाकायदा पूरा जीएसटी काउंसिल के वित्त मंत्री यहाँ के अध्यक्ष बने थे और उन्होंने जाके विरोध किया। जैसे ही भाजपा सरकार आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तो भाजपा सरकार तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान जो उस समय आज भी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने विरोध वापस ले लिया और सहमति दे दी। आज स्थिति ये है कि जैसा आप बता रहे हैं कि कांग्रेस सरकार, तो कांग्रेस शासित राज्य तो बोल रहे हैं, भाजपा चुप बैठी है, लेकिन अंदर खाने में जरूर बात करते हैं कि अब कैसे चलाए राज्य। शराब पर टैक्स बढ़ाए, पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाए, क्योंकि राज्य के पास स्रोत जो है बहुत लिमिटेड है। तो अब स्थिति हो गई कि राज्य में कितना बोझ बढ़ाएं, केंद्र में बोल नहीं सकते, केंद्र में बोलते हैं तो ऊपर से हाईकमान नाराज होता है, तो अब बड़े पशुपेश में है। तो अब राजनीति है, आप समझ सकते हैं आसिफ। तो स्थिति है, कांग्रेस शासित राज्यों से आवाज उठाई जाती है, इसमें कहीं ना कहीं भाजपा शासित राज्यों का भी समर्थन होता है। तो वो कहते हैं कि आप आवाज उठाए तो इस बार में हमारा भी कल्याण हो जाएगा। ये स्थिति चल रही है। तो कुल मिला के ये है कि भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं अपने लोकल सोर्सेस पे ज्यादा है और अपनी आवाज उठाने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करते हैं कि आप आवाज उठाएं, कम से कम हमारी बात आ जाएगी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से चौबे जी, शर्मा जी से और गुप्ता जी, भानोट साहब से गुजारिश कर सकते हैं कि आप थोड़े बुलंद करें आवाज, तो कम से कम इधर भी भला हो जाए। खैर, मेरे पास वक्त चूंकि खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया भानोट साहब आपका, और चौबे साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ गुप्ता, भानोट साहब मैं सिर्फ 30 सेकंड दे सकता हूं आपको। भानोट साहब सिर्फ 30 सेकंड। मेरा सिर्फ एक प्रश्न उमाशंकर जी से है कि 14,000 करोड़ रुपया पिछले वर्ष मध्य प्रदेश के हिस्से का जीएसटी का केंद्र की सरकार ने काटा था, वो 14,000 करोड़ रुपया शिवराज जी लेकर आए और मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के खाते में 10-10 हजार रुपया कम से कम डाले, जिससे लॉकडाउन के बाद जब वो बाजार में निकले तो दवा ले सके, दूध खरीद सके, फल खरीद सके, सब्जी खरीद सके, अपने बुजुर्ग माँ बाप का ख्याल रख सके, बच्चों की फीस रख सके। गुप्ता जी, ये जो ताकत, ठीक आ रहा हूं गुप्ता जी, एक मिनट। दिल्ली जाइए, 14,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश के हक का लेकर आइए। 14,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने जीएसटी का मध्य प्रदेश का पिछले साल दबा लिया। आप जो बेंगलोर में मेहनत कर रहे थे, अब ये देखिए, यही बात है जो हरीश जी भी कह रहे थे कि भानोट साहब ये अपनी सरकार के लिए नहीं मांग रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की सरकार के लिए मांग रहे हैं। गुप्ता जी, आपके हक की बात कर रहे हैं, इसमें आपत्ति क्या है? नहीं, राजनीति कर रहे हैं। मनोहर साहब वित्त मंत्री रहे हैं, दुर्भाग्य यही रहा इस प्रदेश का। गुप्ता जी बेंगलोर में आखिर आप तलसी सिलावट जी की आपने बात कही, उनने अब आप सुनिए, मैंने आपको शांति से सुना है। एक मिनट भानोट साहब, नहीं किया, करने वाला था, लेकिन एक मिनट भानोट साहब, भानोट जी आपके आज हमारे यहाँ पर ये किसानों, भानोट जी आप सुन लीजिए, गरीबों की, भानोट साहब अगर आपकी बात की तर्क दम है तो सुन लीजिए जवाब। नहीं होती, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आपकी पूरी बात सुनी। आपको दुर्भाग्य है कि फाइनेंस समझता नहीं है। आप जब तुलसी सिलावट जी की बात की, उनने जब रिजाइन किया तो आपको स्वास्थ्य विभाग मिला था, क्या किया आपने कोरोना के लिए? आप वित्त मंत्री थे, इस मध्य प्रदेश का खजाना खाली क्यों कर दिया? आप बताइए आपने क्या किया? ये जो झूठे आरोप लगाना, जनता ये सब समझ रही है। आखिरी 30 सेकंड में शर्मा जी को देता हूं, उनकी ऑडियो ठीक हो गई, मेरी टीम ने कहा उनकी ऑडियो ठीक हो गई, हम उनको सुन सकते हैं। अपने काम से गुप्ता जी 1 मिनट, भानोट साहब 1 मिनट, सर रायपुर भी इतना इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट गुप्ता जी, भानोट साहब 1 मिनट, गुप्ता जी, भानोट साहब नहीं, मैं 1 मिनट बोल रहा हूँ, 1 मिनट तो है भी नहीं मेरे पास। क्या शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आखिरी 30 सेकंड दे सकता हूँ मैं आपको। सर, जब राज्य के पास पैसा नहीं होगा तो काम कैसे होंगे? फिर आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार काम नहीं कर रही। प्रधानमंत्री कहते थे। उमाशंकर गुप्ता जी, मोदी जी को कहिए शर्मा जी के हक का पैसा दे। शर्मा जी की वीडियो पॉज हो गई है और लॉकडाउन में चूंकि हम अलग अलग माध्यम से, स्काइप से और दूसरे माध्यमों से सभी मेहमानों की बात आप तक पहुंचा रहे हैं, कुछ ऑडियो और टेक्निकल दिक्कत रहती है। खत्म हो गया वक्त मेरे पास सर। चौबे साहब आखिरी 30 सेकंड में आपको दे रहा हूं सर, आखिरी 30 सेकंड दे रहा हूं। चौबे साहब यही जी, चौबे साहब बोलिए। हमारे नौजवानों की, हमारे, अरे भानोट साहब, चौबे साहब तो आपकी पार्टी के, आप तो रुकिए सर 1 मिनट। देखिए जी चौबे जी बोलिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना को रोकने के लिए,
छत्तीसगढ़ में कोरोना को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार पूर्णतः सफल रही है। हमारे संसाधनों से हम मेहनत कर रहे हैं। चूंकि 20 लाख करोड़ का पैकेज है, हम उम्मीद करते थे हमारे किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए कोई पैकेज रियायत के रूप में आए और तो और कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार हमको सपोर्ट करे। लेकिन दुर्भाग्य है आज के और कल की जो घोषणाएं हुई हैं उसमें मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सीधा गरीबों के लाभ करने वाली है और हम सबको मदद करने वाली है। ठीक, इसमें देखिए दूध का दूध पानी का पानी जो है वो बात ये है, सीधी सीधी बात कि अगर इतना बड़ा पैकेज है तो आम आदमी तक राहत सीधी पहुंचेगी। अगर आपको कोई ये कहे कि आप लोन ले लीजिए, ये आपके लिए राहत है, तो क्या ये आपके लिए राहत है? या आपके लिए वेवर जो है वो आपकी राहत है कि आपका अब तक का लिया हुआ लोन का इतना % ब्याज माफ करेंगे? दूसरी बात, जनता इसे इस तरह से भी देख सकती है और इस तरह से भी देख रही होगी कि कम से कम मार्केट में पैसा तो आ रहा है इस बहाने, और जब मार्केट में पैसा आएगा तो फिर बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा। और हरीश जी ने जो सवाल उठाया कि इंदौर में, जैसे अकेले इंदौर में 30,000 करोड़ का माल इस वक्त वेयर हाउसेज में है, और आप सोचिए ऐसे कितने प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी वैलिडिटी ही एक्सपायरी 6 महीने की होती है, जिसमें से 3 महीने तो लॉकडाउन में निकल गए। सोचिए कितना बड़ा नुकसान उस सेक्टर को होने वाला है। क्या ये इतना बड़ा पैकेज उस सेक्टर को राहत देगा? बहुत शुक्रिया गुप्ता जी, चौबे जी, इसके साथ साथ भानोट साहब बहुत शुक्रिया आपका। शिवरतन शर्मा जी माफी चाहता हूं, वो ऑडियो आपकी अभी तक ठीक नहीं हो पाई, अब तो वीडियो भी पॉज हो गई। खैर, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। तमाम बड़ी खबरें हैं, बहुत जल्द लौट रहे हैं।